सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स एक बार फिर आप लोगों के मध्य में 2019 का एस्टेट का पेपर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं आपके 2019 तक के सभी पेपर सोल्व करवाऊँगा और समय आपके और एग्ज़ाम के बीच में साथ मात्र 10 दिनों का है, तो इन 10 दिनों में हम 10-12 पेपर तो लगातार सोल्व करेंगे ही। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं फटाफट में आपका ये पेपर सोल्व कर रहा हूँ। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पेपर आया होगा और ये 2019 का पेपर है। हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ लें तो जीवन आसान हो जाएगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है और ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशन अगर वो भूतकाल की हो तो वो हेतु हेतु मद भूत होता है, और कंडीशन अगर भविष्य की हो तो वो हेतु हेतु मद भविष्य होता है। यानी अगर हम कहें कि यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते, तो ये पास्ट की भूतकाल की कोई कंडीशन होगी, तो ऐसे में वो हेतु हेतु मद भूत होता। और यहाँ पर अगर एक दूसरे को समझ लें हम सफ़र तो जीवन आसान हो जाएगा, ये आपका भविष्यत काल में है। ऐसे में ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बाकी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, इसके मैं ऑप्शंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? अलुक तत्पुरुष जिसमें छुपा हुआ हो विभक्ति चिन्ह, दिखाई ना देता हो। जैसे अगर हम कहें कि ये धनंजय है, मतलब धनम को जय करने वाला धनम मैं अगर बाद में लगी तो इसका मतलब द्वितीय विभक्ति होगी। संस्कृत वाले बच्चे थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे। धनम द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है, मतलब धन को। और अगर वाचस्पति, वाचस्पति यहाँ पर से जो है वो आपकी उसके अंतर्गत ही छुपी हुई है और ये एक विभक्ति चिन्ह का काम करता है। तो ऐसे ही आपका इसमें से पहला जो ऑप्शन है वो है मनसिज, यानी मनस, मूल शब्द मनस है, यानी मन से जो जय मैंने पैदा हो, मन से जो पैदा हो, मन में किसी सुंदरता को देख करके कामदेव की भावना किसी के अंदर पैदा होती है। कई बार हम इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मनसिज जो मन में पैदा होता है, कामदेव, तो मनसिज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है भाई। और दूसरा दिग्विजय, दिशाओं पर विजय जो होती है। सर्वव्यापक, सर्व में जो व्यापक है। कूप मंडूक, कूप का मंडूक जो होता है, कुएं का जो मेंढक होता है उसको कूप मंडूक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका मनसिज अलुक तत्पुरुष का है। इसमें जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं उसमें जैसे युधिष्ठिर है, उसमें मनसिज है, उसमें वाचस्पति है, उसमें धनंजय है, उसमें मृत्युंजय है। ऐसे शब्दों को आपके अलुक तत्पुरुष के पूछे जाते हैं। ये 5 या 6 ही एग्जाम्पल हैं, आप इनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लें। 33वां सवाल, 33वां जो सवाल है आपका, इसमें आपने संधि की दृष्टि से असंगत चुनना है। अगर आप देखें ये आगम संधि है, स्वरागम आमतौर पे इन सभी में इसने प्रयोग करके स्वरागम संधि है। इसमें स्वर का आगम हो रहा है अपने आप ही। मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूं, आप देखेंगे कि सत्य जमा में नाश, सत्यानाश, यहां पर यह के अंदर आ का आगम हो रहा है, तो सत्यानाश ये आपकी संधि है। और ये जो संधि है आपकी ये स्वर आगम है, यानी वर्णागम संधि इसको हम कह सकते हैं। अगर व्यंजन का आगम कहीं होता है तो वो व्यंजनागम या वर्णागम उसको भी कहा जाता है। जैसे आज आच्छादित, आच्छादित, उसमें चय का आगम हो जाता है। तो मूसल जमाधार, ये मूसलाधार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी आ का आगम हो गया। विश्व जमा मित्र से विश्वामित्र, तो यजमाधार से, हालांकि इसने स्वरागम तोयाधार में भी कर रखा है, लेकिन ये शब्द तोयाधार गलत है। तो ऐसे में असंगत ही आपका यही होगा। तोय पानी होता है और धार, तोय की जो धार होती है, पानी की जो धार होती है उसको तोय धार बोला जाता है। तो यहाँ पर तोयाधार शब्द नहीं है। हाँ, विश्वामित्र, मूसलाधार और सत्यानाश जो ये शब्द हैं ये सही हैं। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। उसके बाद आपने नंबर 34 पे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? स्त्रीलिंग वाचक शब्द का अगर आप देखें, इनमें से आंसू बहुवचन में प्रयोग होता है। एक बात ध्यान दे लें,
इन शब्दों को आप वाक्यों में प्रयोग करके देखें तो वहाँ पर आप आंसू शब्द का, लेकिन इसमें क्या है, इन शब्दों को सभी को आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उसकी ससुराल आई, तो इसका मतलब मान लिया किसी गांव में जा रहे हैं और ये आ गई आपकी ससुराल भाई, हम ऐसा अगर कहते हैं तो ये स्त्रीलिंग है, केवल ससुराल ही है। रतालू आलू की तरह से ही होता है। टेसू मतलब फूल होता है एक प्रकार का। आंसू मतलब हालांकि बहुवचन में प्रयोग होता है लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। और यह बालिका फूल से भी कोमल है, दो में कंपैरिजन है, ध्यान दीजिएगा, दो में कंपैरिजन है, फूल से भी कोमल। तो इसका मतलब अगर ये मूल अवस्था होती तो कंपैरिजन नहीं होता, दो में कंपैरिजन है तो उत्तरावस्था है, और अगर सबसे बढ़िया ही किसी को बता रखा है तो वो उत्तमावस्था होती है। तो उसके बाद अगर हम 36वें सवाल को देखें तो ये है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत आपने छांटना है। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत, इसका मतलब निपुण में यह प्रत्यय लगा करके नैपुण्य शब्द बन गया, बिल्कुल सही है। ई छोटी हो या बड़ी ई हो, जब भी यह प्रत्यय लगता है तो वहां पर आई की मात्रा बन जाती है नैपुण्य। निपुण जमा यह नैपुण्य आपका शब्द बन जाएगा। ईश्वर जमा में यह ऐश्वर्य, ये भी आई बन गया आपका। भगिनी जमा ए भागिने बनता है भाई, ए प्रत्यय लगना चाहिए था, यहाँ पर यह प्रत्यय नहीं है। और विशिष्ट जमा में यह वैशिष्ट बनेगा, ये भी आपका सही है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। विशेषण शब्दों के विकारक तत्व कौन से हैं? विशेषण में जिनके कारण से विकार नहीं होता वो विकारक तत्व नहीं होते, यानी विशेषण में विकार किसके कारण से होता है? जैसे हम ये कहते हैं कि ये खिड़की बहुत बड़ी है और वो कमरा बहुत बड़ा है, तो बड़ी और बड़ा, इसका मतलब विशेषण शब्द में परिवर्तन हुआ ना, लेकिन लिंग के कारण से हुआ। बड़े बड़े लोग आए हैं, यहाँ वचन के कारण से हम परिवर्तन कर देते हैं। तो लिंग और वचन दोनों विशेषण पद का विकारक होता है। तो ऐसे में आपका पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि कारक के कारण से विशेषण में कभी परिवर्तन नहीं होता। और बी और सी आपके इसलिए कट जाएंगे। और पुरुष और वाच्य और काल तीन इसमें दे रखे हैं। देखिए विशेषण में परिवर्तन जो होता है वो आपका लिंग और वचन के कारण से ही होता है, और पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। आपने कौन सा है जो एक वचन से बहुवचन नहीं बना है? ओ प्रत्यय लगा करके हम वाक्य में प्रयोग करने के लिए बहुवचन बनाते हैं। डाकू, डाकू ओ अलग से लगा हुआ है, देखिए इसमें डाकुओं अलग से लगा हुआ है। तरबूजों ओ अलग कहाँ है? सीधी मात्रा ही अंदर चढ़ा दी, गलत है। वधुएं सही है, भालुओं सही हैं, लेकिन तरबूजों गलत है, अलग से ओ लिखना था अगर इसको प्रयोग करते तो हम। उसके बाद अगला है शब्द कोश के शब्दाक्रम में आपने शब्दानुक्रम की दृष्टि से इसको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि आपको पहला शब्द कौन सा आएगा? क्लिष्ट है, क्रम है, क्लांति है, क्षण है। इनको अगर आप देखेंगे तो कलिष्ट, अगर आप कलिष्ट को देखें तो क पहला वर्ण है और उसके बाद ल है। क्रम में क है पहला, उसके बाद र है। क्लांति में पहला क है, उसके बाद ल है। और आपका क्षण में पहला क है, उसके बाद श है। श जो आपकी षटकोण वाली होती है, तो मूर्धन्य श है। अगर आप इसको देखें तो क ल, क र, क ल और क श, तो इनमें से तो क र पहले आएगा, और क र अगर पहले आएगा तो इसका मतलब क्रम सबसे पहले जिसमें आएगा वही आपका उत्तर होगा। पहले क र में ये आएगा, फिर क ल ई और क ल आ, तो इसका मतलब फिर क्लांति होगा, फिर कलिष्ट होगा, और अंत में आपका क्षण होगा, क्योंकि क के बाद श बाद में आता है। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन जो है नंबर 4, यस, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लांति और कलिष्ट और क्षण, आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि क्रम, क्लांति, कलिष्ट और क्षण। उसके बाद कर्ण कारक युक्त आपने वाक्य चुनना है। और कर्ण कारक में क्या होता है? से या के द्वारा का प्रयोग होता है, आप सभी को पता है। और से या के द्वारा का प्रयोग जिसमें भी होता है वो लगा करके देखना। कानों सुनी बात सत्य होती है, यानी कानों द्वारा सुनी बात, कानों से सुनी हुई बात
सत्य होती है, सीधा सा मतलब है, करण कारक है इसमें। और उसके बाद अगलों को मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आप चलिए नंबर 41 के ऊपर, अगर आप इसको 41वें सवाल को देखें, मैं थोड़ा सा फोटो को इधर कर लेता हूँ। 41वां है, कमरे में कोई हंस रहा है। कमरे में कोई हंस रहा है, उस कोई का कोई पता नहीं है कौन है वो। और जब किसी का कोई पता ना हो तो इसका मतलब वो अनिश्चय है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें आपका हुआ है। और उसके बाद आप आते हैं 42वें सवाल के ऊपर। इसमें है कि वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने चुनना है। एक ही स्थान से उच्चरित दो सवर्ण वर्णों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है भाई, ये तो बिल्कुल सही कह रखा है कि एक ही स्थान से, जैसे अ और आ एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं, और जब ये आपस में दोनों मिलते हैं तो उनमें आ बन जाता है और उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है, एक संयुक्त स्वर संधि होती है। मैंने सजातीय और विजातीय सारी बातें आपको बताई हुई है कि जब ए और आ दोनों में से कोई, या ई और ई में से आपस में दोनों कोई, या ऊ और ऊ में से आपस में मिलते हैं तो उनको सजातीय बोलते हैं। और जब ए और ई दोनों जुड़ जाते हैं तो ये विजातीय होते हैं, और जब विजातीय जुड़ते हैं उनसे संयुक्त स्वर बनते हैं, और जब विजातीय नहीं होते, सजातीय होते हैं, तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी बात एक जो है आपका बिल्कुल संगत है, सही है। यानी एक ही स्थान से उच्चरित दो स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित जो स्वर हैं वो आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आप चलिए नंबर इसका बी जो है, अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है। जी हाँ, पंचम वर्ण जो भी होता है उनकी जगह अनुस्वार लगता है। मतलब अगर आप कहते हैं समझमातोष, संतोष बन जाएगा, तो न की जो है बिंदी बन जाएगी। समझमा जय, संजय, या य की बिंदी बन जाएगी। समझमा कल्प, संकल्प, वहाँ पर अंगय की बिंदी बन जाएगी। तो इसका मतलब इन बिंदी बनने का मतलब वो अनुस्वार है। जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है, और आमतौर पे अनुनासिक का मतलब जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोले जाए, यानी वायु जो है, निश्वास वायु है, वो मुख से भी और नासिका से भी जब भी बाहर निकलती है और नाक से भी बाहर निकलती है, तो तब वो अनुनासिक जो है स्वरों के ऊपर मतलब चंद्र बिंदु लगता है। ये बात आप समझ लें, इससे ये भी बात सही है। तीसरा इसने कह रखा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें सानुनासिक, अनुनासिक थोड़े कहते हैं भाई। जिनमें केवल मुख से निकलती है वो तो निर्नुनासिक या मौखिक होते हैं। तो ऐसे में कैसे सही हो सकता है? ये बात बिल्कुल गलत है, ये असंगत बात है। जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक कहा जाता है। जी नहीं, मुख के साथ साथ जब भी आपकी वायु जो है मुख और नासिका दोनों से निकलती है उनको अनुस्वार नहीं बल्कि अनुनासिक कहा जाता है, सानुनासिक इनको कहा जाता है। मतलब ये दोनों जो सी ऑप्शन में हैं एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं। हिंदी वर्णमाला में श श है वर्ण संघर्षी है, और जबकि च छ झ झ ये आपके स्पर संघर्षी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब असंगत जो बात है वो 3 है। 3 में 2 सेंटेंस दे रखे हैं, ऊपर वाला नीचा और नीचे वाला ऊपर, आप एक दूसरे के साथ उल्टे बना रखे हैं, इसलिए ये गलत हैं आपके। उसके बाद 43वां सवाल है, आपने समास की दृष्टि से असंगत छांटना है। यानी कि पंत द्वारा परिणीत, पंत परिणीत, पंत सुमित्रानंदन पंत ने अगर कोई कविता लिखी है तो पंत परिणीत उसको हम कह सकते हैं। तो दूसरा, पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की, बिल्कुल गलत है। पवन से चलने वाली चक्की जो है, पवन चक्की तो कह सकते हैं हमको, लेकिन पन चक्की तो पानी से चलने वाली चक्की होती है। पानी से जो चलने वाली चक्की होती है वो पंचक्की होती है। ये गलत है, असंगत है। वह जो भिक्षु चक्षु से श्रवण करे उसको चक्षु सर्वा कहते हैं, मतलब जो आंखों से श्रवण करता है। सांप के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र, इसका मतलब को के लिए आ गया।
तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। उसके बाद आपका 44वां जो सवाल है, निम्नलिखित में से वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्ण का आगम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पहला जो एग्जाम्पल था आपका विश्वामित्र, उसमें स्वरागम हो रहा था। वर्णागम तो उनको भी कह सकते हैं। किसी नए वर्ण का मतलब वहाँ पर आना, हम उसी को वर्णागम संधि कहते हैं। जैसे इसमें श्री जमा में छाया, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है और उत्तर पद का पहला वर्ण छ है, और छ से पहले च का जो आगम हो गया, ये तो अपने आप च आ गई, तो इसको हम कहेंगे वर्णागम। प्रच्छन्न, प्रजमा में छन्न शब्द है, इसमें भी च का आगम हो गया। और मृत जमा में कटिक, इसके अंदर तो च, कभी ये सोचो कि च से पहले छ अपने आप आ गई, जी नहीं, ये अलग है, कटिक अलग शब्द है। और मातृ छाया में यहाँ च आ गई, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध आपने छांटना है। अगर प्राणी मात्र इसने दे रखा है, प्राणी अकेला पूछा जाता तो भाई प्राणी मात्र जो है वो ठीक होता, बड़ी की मात्रा होती, लेकिन प्राणी मात्र, मंत्री अकेला पूछा जाता है बड़ी मात्रा, और मंत्रिमंडल में छोटी की हो जाती है। प्राणी अकेला पूछा जाता बड़ी की मात्रा, और प्राणी मात्र में छोटी की। संपर्कित, संपर्कित जो होता है, मान लिया ये आपका व्यंजन गुच्छ में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 प्रकार के व्यंजन गुच्छ होते हैं, जिसमें पहला आधा व्यंजन हो, पहला वर्ण ही आधा व्यंजन हो, अगला वर्ण भी आपका, मैं एक बार लिख करके आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूं कि मान लिया आपने त्याग शब्द लिखा, ये त्याग, ये त्याग है, इसमें तय और ये 2 व्यंजन हो गए, व्यंजन गुच्छ बन गया, इसको आप संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे आप ज्ञान में लिखते हैं तो इसका मतलब पहला आधा होता है ज, उसके बाद ये जो है आपका दूसरा वर्ण हो गया, तो इसका मतलब पहले दोनों क्षय त्रय ज्ञ श्रेय, जिसको आप जय बोलते हैं, तो वो भी आपके सारे संयुक्त व्यंजन हैं। पहले तो होते हैं संयुक्त, और दूसरे नंबर पे अगर आप देखें संपृक्त होते हैं। संपृक्त व्यंजन में क्या होता है, जैसे आपने एक शब्द लिखा कंबल, ये मैं जो लिख रहा हूँ आपके सामने, मैं स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ, कंबल में पहला वर्ण आधा नहीं है, बीच में 2 वर्ण हैं, मतलब 2 व्यंजन इकट्ठे हैं, इसको संपृक्त व्यंजन कहते हैं। और अगर 2 एक जैसे व्यंजन रिपीट हो रहे हो, जैसे दिल्ली में, बच्चा में, उन शब्दों को हम जो 2 एक साथ इकट्ठे होते हैं उनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो आप इसको समझ लें, ये संपृक्त है, जैसे कंबल में मैंने लिखा है, तो लेकिन इसको संपृक्त को ऐसे नहीं लिखा जाता, संपृक्त को ऊपर बिंदी लगा करके, यानी स ऊपर बिंदी आदि में भी लिख सकते हैं, संपृक्त, इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, संपृक्त ऐसे लिखा जाता है, या फिर आप इसको सम आदि में प री की मात्रा आधी क और तय, इस प्रकार से संपृक्त आप लिख सकते हैं। तो ये दूसरा शब्द ही संपर्कित नहीं है, संपृक्त शब्द है। आभिजात्य सही है, कार्रवाई सही है, ये आपके, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अभी कुछ देर के लिए मैं आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए गाड़ी में बैठा था, तो मैंने सोचा बैठे बैठे आपका ये भी काम कर दूं। तो चलिए, आपका ये पेपर मेरे पास मोबाइल में पड़ा था, मैंने इसको सॉल्व करके आप लोगों के लिए भेजा है। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत काम आएगा। और जो पेपर आपके पास है, मैंने पहले भी कहा है, आप कोई भी पेपर मेरे पास भेजिए, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है। तो सभी स्टूडेंट से गुजारिश, तो मैं अगले पेपर, अब जेबीटी की सीरीज़ या इसके बीच का कोई पेपर मुझे मिल गया तो मैं उनको सॉल्व करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए पेपर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।